प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड ईयर में आधुनिक कविता का पेपर हम पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने मैथिली क्षणगुप्त की कविता के बारे में बात की थी। मैथिली क्षणगुप्त के बाद हमारे कोर्स में छायावाद के 4 कवि हैं। छायावाद के 4 कवि आप जानते ही होंगे, निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी। उनकी कविताएं अब मुझे क्रमशः पढ़ानी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे छायावाद क्या है उसके बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में एक चर्चा करूं। तो आज मैं छायावाद के बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा आपसे। छायावाद का समय तो आप जानते ही होंगे, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद उसके बाद 1918 से 1936 ईस्वी तक का कविता का जो दौर है उसे हम लोग छायावाद के नाम से जानते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था 1920 ईस्वी में। श्री शारदा पत्रिका में उनके 4 लेख हिंदी में छायावाद नाम से प्रकाशित हुए थे, जिसमें उन्होंने छायावाद नाम का इस्तेमाल किया। और सच पूछा जाए तो छायावाद नाम का इस्तेमाल उन्होंने कोई बहुत तारीफ के अर्थ में नहीं किया था। एक सुशील कुमार का लेख सरस्वती पत्रिका में भी छपा था, उसमें भी काफ़ी मजाक उड़ाने के लिए, उपहास के लिए छायावाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। खुद आचार्य द्विवेदी, जो इससे पहले के द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक रहे हैं, उनकी भी छायावाद के राय के बारे में राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने लिखा था, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। असल में छायावाद क्या है? यदि आप द्विवेदी युग की कविता को देखते हैं, जिसके बारे में मैंने एक शब्द बोला था, इतिवृत्तात्मकता, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही प्रस्तुत कर दिया जाना, उससे आपको इस आने वाले दौर में एक बिल्कुल नई तरह की कविता देखने को मिलती है, जिसमें प्रकृति प्रेम था, स्वच्छंदता थी, भाषा और शिल्प के स्तर पे बिल्कुल नए प्रयोग थे और कविता लेखन एकदम नए दौर में पहुंच गया था। उसे छायावाद नाम दिया गया। आचार्य शुक्ल ने और उससे पहले मुकुटधर पांडे ने भी इसको मिस्टिसिज्म से जोड़ के देखने की कोशिश की, क्योंकि इसके अंदर एक रहस्यवाद होता था, एक असीम के प्रति प्रेम की आकांक्षा होती थी। लेकिन आचार्य शुक्ल ने इसको नाम दिया स्वच्छंदतावाद, क्योंकि आचार्य शुक्ल रहस्यवाद के विरोधी थे। लेकिन स्वच्छंदतावाद कहने से सिर्फ प्रकृति प्रेम की कविताएं छायावाद के अंदर आती हैं, बाकी सब नहीं आ पाती हैं। असल में छायावाद को समझने के लिए आपको अंग्रेज़ी के रोमांटिक कविता को समझना पड़ेगा। अंग्रेज़ी में जो रोमांटिसिज्म है वही हिंदी में छायावाद है। अंग्रेज़ी में कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, ये कुछ कवि हुए हैं जो रोमांटिक कविता के कवि माने जाते हैं। और यदि आप रोमांटिक कविता की पृष्ठभूमि को देखें तो उसका सीधा ताल्लुक औद्योगिक समाज के आने से है। और यदि आप भारत में भी देखते हैं तो अंग्रेज़ों के आने के बाद एक नए औद्योगिकरण की जो दौर शुरू हुआ, उससे एक नया समाज पैदा हो रहा था, जो हमारे पुराने ग्रामीण कृषि आधारित समाज से अलग तरह का था। तो औद्योगिक क्रांति से इसका सीधा ताल्लुक है और आधुनिक शिक्षा से भी इसका ताल्लुक है। एक नई तरह की कविता जिसमें प्रेम नए दृष्टिकोण से था। तो अब बात होती है छायावाद दरअसल है क्या। मैंने इसको रहस्यवाद से भी जोड़ा, मैंने इसको स्वच्छंदतावाद से भी जोड़ा। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब आप कुछ विशेषताओं को चिन्हित करके उसके आधार पर एक शैली का नामकरण करने की कोशिश करते हैं तो उसमें गड़बड़ी होती है कि उन प्रमुख कवियों की जो उस दौर के थे, उनकी कई सारी कविताएँ जो उस कसौटी को पूरा नहीं कर रही होती हैं, वो छूट जाती हैं। यह कुछ ऐसा है जैसे आप पहले कपड़े सिल के फिर आदमी को कहें कि आप उस नाप में फिट हो जाओ, तो ये ठीक नहीं है। तो दरअसल छायावाद की सबसे स्पष्ट परिभाषा ये है कि ये 4 प्रमुख कवि, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों कवियों की कविताएं छायावाद हैं। इसके बाद आप छायावाद की विशेषताएं देखने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं छायावाद की विशेषताओं पर। छायावाद की सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है व्यक्तिवाद, अपने बारे में लिखना। मधुर मधुर मेरे दीपक दिल जल, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य बेला। प्रसाद की कविताओं में प्रेम का विवरण, उच्छ्वास, आंसू, ग्रंथि, और फिर जब उनसे पूछा गया कि उच्छ्वास में जिसके प्रति प्रेम की बात कही गई है वो कौन है, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। उस कविता में जिस बालिका का जिक्र आया है, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। रीतिकाल की कविता जो इससे पहले की कविता थी और जहाँ द्विवेदी युग तक जो दौर चला है, इससे पहले वाली कविता है, आपको उसके अंदर रीतिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की कविता में आपको कवि भगवान के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में तो लिखते मिलेंगे, लेकिन उसमें गहरी निर्वैयक्तिकता होती है। अपने बारे में बात करने का चलन
सामंती दौर में नहीं होता है। यह सामंतवाद की खासियत है। सामंतवाद व्यक्ति की सामाजिक भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है और उसकी वैयक्तिक भूमिका को गौण बनाता है। व्यक्ति को विकास के अवसर पूंजीवाद में आकर के मिलते हैं। तो सामंतवाद से पूंजीवाद की जब हम आते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में बात करना शुरू करता है। इसीलिए कविता में व्यक्तिवाद का आना स्वाभाविक है। तो हिंदी कविता में आपको पूरे मध्यकाल में गिने चुने इक्का दुक्का उदाहरण मिलेंगे जहाँ व्यक्ति अपने बारे में बात करता है या अपने जीवन के बारे में खुलकर लिखता है। उदाहरण के लिए रीतिकाल के कवि घनानंद। लेकिन अपने बारे में बात करना पहली बार हिंदी कविता में शुरू होता है छायावाद में। इसीलिए छायावादी कविता बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्रांतिकारी कदम मान सकते हैं, अपने बारे में बात करना। दूसरी विशेषता है रागात्मकता, और ये विरुद्ध है इतिवृत्तात्मकता के, यानी जो जैसा है उसे वैसा प्रस्तुत कर दिया जाए, इसकी बजाय उसमें थोड़ी रागात्मकता लाई जाए, थोड़ा प्रेम हो, थोड़ा आप चीज़ों को दिल से महसूस करें, उनको सीधे सीधे वैसे ही विवरण की तरह प्रस्तुत न कर दें। इसे हम कहते हैं रागात्मकता। और इसी के कारण छंद और शैली और शब्द चयन हर स्तर पर छायावादी कविता ने सब कुछ नया प्रयोग किया। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बात करने की कोशिश करता हूँ। शाम के बारे में एक द्विवेदी युग के कवि की कविता लेते हैं। कवि हैं हरिऔध। कविता है, कविता की पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी विराजती कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। ये हुआ शाम का वर्णन। अब आप निराला को सुनिए। निराला की कविता है संध्या सुंदरी। उसमें वे लिखते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कितना अंतर है दोनों कविताओं में। दोनों कविताएं शाम हो रही हैं, इसका वर्णन कर रही हैं। पहले हरिऔध की कविता है जिसमें शाम किसी अक्षौहिणी सेना की तरह लग रही है जो घोड़े दौड़ाती हुई आ रही है, टपड़क 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 टपड़क। और एक निराला की कविता है जिसमें शाम एक सुंदरी की तरह देखा गया है। इसे हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को इंसान के रूप में देखना। शाम एक सुंदरी है जो धीरे धीरे आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई किसी सुंदर लड़की का गाउन पीछे रह रहा हो। जैसे आप अपनी छाया को देखिए ना, कैसे वो लंबी होती जाती है। शाम की खासियत है वो धीरे धीरे ढलती है। तो छायावाद के कवियों ने अंतर गुणों को देखने की कोशिश की। उसके आधार पर उन्होंने प्रतीकों का चयन किया। और इसके साथ तीसरा गुण आता है छायावादी कविता का, चौथा आता है, वो है कल्पना शक्ति का विस्तार। छायावादी कविता कल्पना का विस्तार है। प्रकृति प्रेम की कविता है, अपने बारे में लिखने की कविता है, अलग अलग विषयों को नए तरह से प्रस्तुत करने की कविता है, और इसमें कल्पना का बेहद विस्तार था। दरअसल जो मैंने अभी उदाहरण दिया था दो कविताओं को, इसके माध्यम से बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। छायावादी कवि जब प्रकृति चित्रण करता है तो वह प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का उपमान देता है। मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, थोड़ी सी जटिल बात है ये। देखिए, आमतौर पे कविताओं में क्या होता है, जब हमको किसी के बारे में कहना हो तो हम एक प्रस्तुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि हम कहते हैं कि किसी के मन पर बहुत पहाड़ सा बोझ है, तो हम मन के ऊपर भारी बोझ है बताने के लिए पहाड़ का उदाहरण देते हैं। ये हुई एक प्रस्तुत चीज़ जिससे आप वजन का उदाहरण कर सके। छायावादी कवि ने इस परंपरा को उलट दिया। छायावादी कवि को जब कहना होता है कि पेड़ बहुत ऊंचे हैं, तो वो कहता है कि पेड़ उच्चाकांक्षाओं से ऊंचे हैं। उच्चाकांक्षा एक महसूस करने वाली चीज़ है, लेकिन उससे आपको पेड़ की ऊंचाई का आभास होता है। या जब हिमालय के बारे में प्रसाद कविता लिखते हैं तो वो कहते हैं, विश्व कल्पना सा ऊंचा वह। कैसा ऊंचा? कल्पना सरीखा ऊंचा। कल्पना कितनी ऊंची हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो दरअसल प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का विधान। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आप ध्यान रखेंगे, छायावादी कवियों ने शब्दों का चयन बदला, क्योंकि वो रागात्मकता और सौंदर्य बोध को नए तरह से प्रस्तुत कर रहे थे, जो रीतिकालीन कविता और उसके बाद द्विवेदी युगीन कविता से बिल्कुल भिन्न था। इसलिए उन्होंने अपनी कविता में शब्दों को चुनते समय इस बात की कोशिश की कि वह कोमल वर्णों का प्रयोग ज़्यादा करें। इसको कहा जाता है कोमल कांत पदावली। क्या कहा जाता है? कोमल कांत पदावली। न, स, प, म ऐसे शब्द जो असल में अल्प प्राण महाप्राण आप समझते होंगे ना। इसके बारे में चाहें तो अलग से बात कर लूँगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे इस पर बात कर लीजिए, मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जाऊँगा।
लेकिन शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने बदला। और जैसा मैंने बताया, सौंदर्य बोध का प्रतिमा का बदला, उपमा देने का तरीका बदला, सब कुछ बदल करके उन्होंने एक प्रेम का ऐसा सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया, व्यक्ति प्रेम भी और प्रकृति प्रेम भी, और उसके अंदर थोड़ा सा रहस्यवाद भी था। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले व्यक्तिवाद की बात कर रहा था, तो व्यक्तिवाद में जब अपने बारे में खुलकर लिखने की हिम्मत हुई कवि को, तब भी वो हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि समाज अभी भी बहुत सारी बंदिशों में बंधा हुआ था। सामंती मानसिकता तो लोगों की सामंती ही थी। इसीलिए खास तौर पे यदि आप महादेवी की कविताओं में देखें, तो महादेवी की कविताओं में जिस प्रियतम के बारे में है, वो तम के पर्दे में भाता है प्रियतम को आना, उसके व्यक्तित्व को रहस्यमयी बना दिया गया। इसीलिए महादेवी की कविताएं छायावाद से ज़्यादा रहस्यवाद की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए इन कविताओं में एक असीम का वर्णन दिखाई देता है, लेकिन ये असीम का वर्णन समाज के दबावों का प्रभाव भी हो सकता है। जैसा कि व्यक्तिवाद के बारे में बात कर रहा था मैं, तो निराला की एक पंक्ति बोलूँगा, मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई। तो दरअसल ये अपने बारे में तो थी, लेकिन अपने माध्यम से सबके बारे में बात करने की कोशिश छायावादी कविता कर रही थी। आखिरी बात करके इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा, उसके बाद जो बातें छूट गई होगी उन पर अलग से बात कर लेंगे। वो ये है कि छायावादी कविता के पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी अछूती रही। उसमें जब देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो ये कवि प्रेम की और प्रकृति की और न मालूम क्या क्या कविताएं लिख रहे थे। तो उसके बारे में एक बड़ी सुंदर बात डॉक्टर नामवर सिंह ने कही है, छायावाद नाम की उनकी किताब है उसमें, कि देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दो मोर्चे थे। एक मोर्चा था प्राचीन सामंती मर्यादाओं से लड़ना, और दूसरा था अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ना। आपको प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध छायावादी कविता में काफ़ी कम लेखन मिलेगा, लेकिन जब आप सामंती मर्यादाओं के मोर्चे पर लड़ने की बात देखते हैं, तो छायावादी कवि बहुत आगे खड़ा दिखाई देता है। ये छायावादी कवि थे निराला, जिन्होंने विधवा पर कविता लिखते समय उसे इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा। हम जानते हैं हमारे समाज में विधवाओं को मांगलिक कार्यों से दूर रखा जाता है, और वो एक विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कह रहे हैं। इस कितनी देर का हुआ? तो इसीलिए छायावादी कविता ने सामंती मर्यादा और अपने प्रेम का प्रगटीकरण अपने आप में सामंतवाद को बहुत बड़ी चुनौती है। अपने बारे में लिखना, अपनी आकांक्षाओं के बारे में लिखना, अपने विस्तार के बारे में लिखना, और इसका बहुत बड़ा असर छायावादी कविता के विषय वस्तु पर पड़ा। यदि आप छायावादी कविताएं देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको किन विषयों पर छायावादी कविताएं दिखती हैं? झरना, आकाश, पक्षी, पतंग, दीपक, उषा, राका, रजनी, प्रकृति। अब आप देखिए झरना क्या है? झरना मुक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है, और आकाश हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो असीम होती हैं। क्षितिज के उस पार तोड़ दो या बंधन में भी देख लूँ, क्षितिज के उस पार क्या है? क्षितिज के उस पार देखने की कोशिश। छायावादी कविता नव युवक जो उस दौर में पढ़ करके बड़ा हो रहा था, उसकी आकांक्षाओं की कविता है, और यह आकांक्षाओं के विस्तार का प्रगटीकरण कर देना भी राष्ट्रीय आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा था। इसके अलावा छायावादी कविता में आपको कुछ स्तर पर हमारे अतीत का गौरवगान भी दिखाई देता है, और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्रवादी पुनरुत्थानवादी भावना थी उसके अंदर योगदान देता दिखाई देता है। तो इसीलिए छायावादी कविता जब आप पढ़ते हैं, तो आप ये सब चीज़ें, व्यक्तिवाद, रागात्मकता, कल्पना शक्ति, भावुकता, इन सब, और एक नया सौंदर्य बोध, इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेंगे, तो इन छायावादी कवियों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। छंद के बंधन कैसे टूटे छायावाद में, ये हम अगली बार जब मैं निराला की कविता पढ़ाना शुरू करूँगा, और जूही की कली हमारे कोर्स में है, तब आप देखेंगे कि छायावादी कविता ने किस तरह से पुरानी कविता से विद्रोह करके एक नई कविता परंपरा शुरू की। फिलहाल आप इस मेरे लेक्चर को सुने, और इसके साथ में 2 आपको व्हाट्सएप पे PDF फाइल भी भेज रहा हूँ, उन्हें भी पढ़ें। धन्यवाद।